हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। तो हम आज की वीडियो में डेलीगेशन, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, डेफिनेशंस देखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन के इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कवर करेंगे, एंड डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी देखेंगे, एंड द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डेलीगेशन से हम क्या समझते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल टू परफॉर्म ऑल द टास्क असाइंड टू हिम। टू मीट द टारगेट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज़ टू बी डेलीगेटेड टू द रिस्पेक्टिव पर्सन। तो अगर कोई एक बंदा है तो वो सभी काम मतलब हम बोलते हैं ना कि मल्टीटास्किंग होना चाहिए बंदा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो एक ही पर्सन पे बहुत ज़्यादा नहीं तो वर्कलोड आ जाएगा एंड वो फिर स्ट्रेस फील कर सकता है। तो वहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आया डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे वो इंडिविजुअल पर्सन को जो काम है जो हम किसी और को सौंप सकते हैं, ऐसा काम वो उनको हम डेलीगेट कर देते हैं। Delegation of authority means the division of authority, position and power flowing downward to the subordinate। यहाँ पे जो अथॉरिटी है, पोजीशन है, वो हम थोड़ा डेलीगेट कर देते हैं, किसी और को वो काम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके प्रिंसिपल है, मतलब ठीक है कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, तो वो अपना कुछ काम है वो एक फैकल्टी को दे दे, दूसरी फैकल्टी को दे दे, एचओडी को दे दे, तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा वर्क है जो वो किसी और को दे सकते हैं, तो वो उन्होंने उस काम को डेलीगेट कर दिया, उनको सौंप दिया, जिसके लिए उन्होंने उनको अथॉरिटी पर प्रोवाइड करी, थोड़ी पोजीशन भी दी एंड थोड़ी बहुत पावर भी दी है। It can also be defined as subdivision and allocation of formal authority to the subordinate to achieve the desired result। तो हमें जो रिजल्ट चाहिए रहेगा तो उसके लिए हमें सिर्फ अपने पास ही पावर रखने से सब चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा सेंट्रलाइजेशन का। तो अगर हम सभी चीज़ें अपने पास ही रखेंगे तो वर्कलोड हम पे ही ज़्यादा आ जाएगा, तो वहाँ पे हम कुछ काम दूसरे बंदे को दे देते हैं। इन फैक्ट इट इज़ अ बेस ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे वही रिलेशन सबसे ज़्यादा मेंटेन रहेगा जहाँ पे सुपीरियर है वो कुछ काम सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वहाँ पे उन दोनों का रिलेशनशिप सही रहेगा। अ चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द इंडिविजुअल एट द लोएस्ट। यहाँ से कमांड किस तरह से चलती है पूरी, के जो टॉप वाले बंदे हैं वो लोअर लेवल के लोगों को डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेवल इज़ क्रिएटेड थ्रू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इट इज़ ऑल्सो सर्व एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो वही है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देते हैं, अथॉरिटी के साथ वो उन काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। Delegation is the instrument of responsibilities and authorities to another and the creation of accountability and performance। तो मैंने अगर किसी को कुछ काम दिया है, ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि मुझे ये काम करके देना, तो मैंने वो क्या करता, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा ना कि वो काम आप समय पे कंप्लीट कर दें। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे उसके लिए अकाउंटेबल होंगे, मतलब आंसरेबल होंगे कि वो काम टाइम पे क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो यही डेलीगेशन से हम समझते हैं। फिर है डेलीगेशन इज अथॉरिटी merely means the granting of the authority to subordinate to the operate within a prescribed limit। तो उन्होंने जो प्रिस्क्राइब लिमिट उनको सेट करके दी है कि इतनी बाउंड्री है तुम्हारे पास, मतलब इतना टाइम है, इतनी अथॉरिटी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें का परफॉर्म करनी है। तो डेलीगेशन में वो सब उनको, जो टॉप लेवल वाले लोग हैं वो लोअर लेवल को सब जिम्मेदारी उनको समझा देते हैं। एलिमेंट्स और द प्रोसेस ऑफ द डेलीगेशन क्या है, तो 3 प्रोसेस से स्टार्ट होगी डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये तीनों इस तरह से ही स्टेप में जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि इट इज़ अ पावर टू जनरेट और इंडिविजुअल टू फैसिलिटेट द परफॉर्म ऑफ द असाइंड वर्क। व्हेन अ मैनेजर असाइन सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट, इट मीन्स ही हैज़ ऑल्सो ग्रांट सम अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड बिकॉज द सुपीरियर हैज़ अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट। तो जो अथॉरिटी है तो वो डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, किस तरह से, जो मैनेजर है या टॉप लेवल है वो इस तरह से उनको अथॉरिटी सौंप रहे हैं जो लोअर लेवल को, तो अथॉरिटी का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो अथॉरिटी में क्या होगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने सौंप दी। अगर कोई कॉलेज है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे काम करने वाले लोग होंगे, प्रिंसिपल है, एचओडीज़ है, और जो लोअर लेवल वाले लोग होंगे जो क्लर्क वगैरह होगा, या फिर जो काम वाले होते हैं, हाँ
वहाँ पे काम करने वाले जो लोग, तो वहाँ अगर वो काम सभी एक ही बंदा करेगा, अगर वो बोले प्रिंसिपल ही बोले कि मैं सभी करूँ, मैं सभी लेक्चर ले लूँगा, मैं साथ के साथ जो भी 7 सब्जेक्ट्स हैं मैं सभी सब्जेक्ट्स ले लूँगा, 5 सब्जेक्ट है तो मैं सभी ले लूँगा, तो उस पर ही बर्डन आ जाएगा ना। तुम वो पर्सन जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वो 2 सब्जेक्ट वो अच्छे से पढ़ा है, बाकी के 2 और सब्जेक्ट है वो दूसरा फैकल्टी पढ़ा है, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे फ्लो अच्छा रहेगा, लोगों मतलब जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे उनको भी नॉलेज अच्छे से मिलती रहेगी। नहीं तो फिर वो उस प्रिंसिपल को और भी तो काम होंगे ना, तो वो 2 सब्जेक्ट लेकर मतलब वो 2 घंटे अपना टीचिंग में दे एंड बाकी के जो आवर्स है उनमें वो जो और इम्पोर्टेंट्स काम है वो कर सकता है वहाँ पे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएगी कि डेलीगेशन के साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजर पास करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल टू कैरी आउट असाइन ड्यूटीज़ प्रॉपरली। वहाँ पे उनको सिर्फ काम दे देना नहीं है, अगर प्रिंसिपल एचओडी को या फिर फैकल्टी को 2 सब्जेक्ट अगर दे रहे हैं तो उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी है कि उनका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड जाएगी कि अगर प्रिंसिपल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कर किसी टीचर को, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी ऊपर तक कि हाँ कि मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करी कि नहीं, मुझे जो 2 सब्जेक्ट मिले थे तो उनका सिलेबस कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है। अकाउंटेबिलिटी में, अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल। अगर मैंने वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन मैंने बोला था कि कम से कम 80 to 90% तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी उस फैकल्टी का सिर्फ 60% या 50% ही सिलेबस कंप्लीट होता है एग्ज़ाम तक, तो वो आंसरेबल होगा, अकाउंटेबल होगा कि वो कंप्लीट क्यों नहीं, या आपको वो रीजंस बताने होंगे कि आप इतने टाइम एब्सेंट थे या फिर स्टूडेंट को आपको लेक्चर्स नहीं मिल रहे थे, क्या रीज़न था उसकी वजह से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, ठीक है, वो भी अपवर्ड ही जाएगी। एंड सबऑर्डिनेट आर अकाउंटेबल फॉर द सुपीरियर सो दैट इज़ असाइन जॉब्स, जो उन्होंने जॉब सौंपी थी उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, मैंने वही बोला कि एक ही अगर प्रिंसिपल के पास ही सब वो बोले मैं सभी लेक्चर ले लूँ, ये एडमिन का काम भी मैं कर लूँ, साफ़ सफाई का भी मैं कर लूँ, और कॉलेज का पूरा जो डायरेक्टर का काम है वो भी मैं कर लूँ, तो सभी मैं कर लूँ, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होगा, तो वहाँ पे इफेक्टिवनेस वो हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। विद द रिडक्शन ऑफ द वर्कलोड एंड द मैनेजर कैन गिव मोर टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मोर मेकिंग पॉलिसीज़, तो वो सभी काम दूसरे लोगों को सौंप दे और जो काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर वो फोकस कर पाए और उसका वर्कलोड कम हो जाए, इसके लिए डेलीगेशन इम्पॉर्टेंट है। फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए भी, जहाँ पे हम क्या होगा कि किसी और को हम काम सौंप रहे हैं तो उसको लगेगा मेरी भी इम्पोर्टेंस है और वो भी वो काम करते करते एक्सपर्टीज उसको मिल जाएगी, तो उसकी एबिलिटी स्किल है वो एनहांस होगी। फिर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसको भी लगेगा यार कि मैं मेरा जो काम है वो सही है, मुझ पर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है सुपीरियर को, इसी की वजह से मुझे वो काम सौंपा गया है, तो वो क्या करेगा, जो सबऑर्डिनेट है वो और इंटरेस्ट से वो काम करेगा एंड अपनी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएगा। फिर फैसिलिटेशन ऑफ द ग्रोथ, वहाँ पे ग्रोथ का भी चांस है, जहाँ पे लोअर लेवल वाले जो मैनेजमेंट है वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा सकते हैं कि जो ऐसा कोई न्यू कमर टीचर है उनको अगर 2 ऐसे सब्जेक्ट दे दिए जो थोड़े डिफ़िकल्ट नेचर के हैं, फिर भी उन्होंने वो कंप्लीट करा, 80% कम से कम उन्होंने सिलेबस अच्छे से कवर करवा दिया, तो वहाँ पे हम उस टीचर का कितना ज़्यादा मान बढ़ेगा कि उनका ग्रोथ दिखेगा कि हाँ उन्होंने इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी इतना अच्छे से सिलेबस कवर करवा दिया। फिर बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरकी, जहाँ पे डेलीगेशन एस्टैब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यहाँ पे प्रॉपर हायरकी जाती है, जहाँ पे इट इज़ द डिग्री ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी विच डिटरमाइन हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम। यहाँ पे हमें पता होगा कि किसको रिपोर्ट करनी है। प्रिंसिपल ने अगर किसी को काम दिया है तो उस काम के लिए अगर वो काम टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ है तो वो उन टीचर्स को पता होगा कि हमें किसको आंसर करना है, या फिर प्रिंसिपल को करना है या एचओडी से हमें जो अगर कमांड मिली है तो एचओडी को हमने सबमिट करना है, तो वहाँ पे उसको पता होगा। फिर है बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, तो वहाँ पे डेलीगेशन हेल्प टू डिफाइन पावर, ड्यूटीज़ एंड आंसरेबिलिटी रिलेट टू द वेरियस जॉब्स पोजीशन। यहाँ पे सबकी अपनी ड्यूटीज़, अपनी पावर और किसको कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको आंसरेबल है, सबको पता होगा। इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में अच्छा रहेगा एंड परफॉर्मेंस बढ़ेगा एंड अवॉइड हो जाएगा ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। एक ही काम एक ही बंदा कर रहा है, ठीक है, तो उनको पता होगा कि मुझे ही काम करना है, कोई और वो काम करने नहीं आएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी देख लेते हैं। तो फर्स्ट समझते हैं कि ऑथोरिटी क्या है।
The right of the individual or command is subordinate and take action within the power allocated to the him is known as authority. तो authority मतलब क्या होगा कि मेरे पास वो पावर है कि मैं किसी और को कमांड दे सकता हूँ. The concept of authority arise when the organization follow the scalar chain which is defined position and role. यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन एक पोजीशन मेंटेन करके चले, अगर ऐसा हो कि सभी एक लेवल पे है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है, तो वहाँ पे ऑथोरिटी नहीं आएगी. ठीक है, जैसे भी स्टाफ रूम में आप देखते हैं कि अगर सेम लेवल के टीचर की जो पोजीशन है तो सेम है, तो वो अपने लिए कोई ऑथोरिटी वाला नहीं होगा. लेकिन आपके HOD है या प्रिंसिपल है तो वो उनके ऑथोरिटी में आ जाएंगे. ठीक है, तो वहाँ पे उनसे स्केलर चेन प्रॉपर चलती है, तो वहाँ पे उनको पोजीशन एंड रोल्स भी पता होते हैं. दस वी कैन से दैट इट अराइज व्हेन द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन. पोजीशन से पता चल जाएगा कि कौन किसके लिए ऑथोरिटी, कितनी किसके पास ऑथोरिटी है. एंड ऑथोरिटी ग्रांट टू पावर टू एम्प्लॉय टू टेक एक्शंस फॉर अ वर्क असाइन टू हिम. तो ऑथोरिटी से अगर मेरे पास, अगर प्रिंसिपल के पास अगर पावर ही नहीं है, ठीक है, तो वो ऑथोरिटी का भी काम नहीं है. इसलिए पावर एंड ऑथोरिटी दोनों एक इक्वली काम करेगी. मेरे पास ऑथोरिटी हो लेकिन पावर ना हो, कि मैं किसी कोई ऐसे लोग हैं जिसको मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो कॉलेज को बहुत ख़राब माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं उनको निकाल ना पाऊँ, ऐसी मेरे पास पावर ही ना हो, तो उस ऑथोरिटी का भी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है. इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो ये टॉप टू बॉटम जाएगी कि यहाँ पे एंड द एक्सटेंड द अथॉरिटी इज़ हाईएस्ट एट द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. यहाँ से मैंने पास करी, मतलब टॉप टू बॉटम, नीचे ऊपर से नीचे तक जाएगी अथॉरिटी. फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द वर्क असाइन. जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मतलब मुझे जो वर्क असाइन हुआ है कि मुझे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाने हैं, तो वो मुझे मेरे लिए वो क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि मुझे वो परफॉर्म करना है वो टास्क. It arises from the superior subordinate relationship, as a subordinate is bound to perform the work assigned to him by the superior. ठीक है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा कि मुझे वो काम अच्छे से करना है जो मुझे असाइन हुआ है. एंड इट फ्लो अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप. ठीक है, ये बॉटम से टॉप तक जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने जैसे आगे बोला कि अगर वो काम कंप्लीट नहीं होगा, अगर मेरा 50% ही सिलेबस हुआ है, तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको फुलफ़िल करूँ. फिर अकाउंटेबिलिटी में वही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरी कि मैं आंसरेबल हूँ उस चीज़ के लिए कि मैंने वो सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर अगर रिज़ल्ट सही नहीं आया है, सभी के सभी लोग उसमें फ़ेल हो गए, तो भी मैं मेरे को अकाउंटेबिलिटी होगी कि मैं ऊपर जो प्रिंसिपल है या HOD है उनको बताऊँ कि बच्चे क्यों फ़ेल हो रहे हैं. ठीक है, it cannot be denied once authority is delegated and responsibility accepted, and it cannot be delegated and flow upward. Subordinate will be accountable and responsible for the work assigned to him. तो accountable and responsible दोनों होंगे जो उनको वर्क असाइन हुआ है उसके लिए. फिर डिफरेंस देख लेते हैं ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में. तो मीनिंग ऑथोरिटी में क्या होगा, द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड and subordinate and take action within the power allocation him in known as authority. तो authority में क्या होगा, मेरे पास कमांड है, मेरे पास पावर है कि मैं कमांड दे सकूँ अपने सबऑर्डिनेट को, तो वो हो जाएगी ऑथोरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा, ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द वर्क असाइन प्रॉपरली नॉन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो मुझे वर्क असाइन हुआ है वो मैं प्रॉपर वे में करूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग आंसरेबल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो असाइन करा हुआ वर्क टाइम पे नहीं होगा तो वो मैं उसके लिए अकाउंटेबल रहूँगा. फिर डेलीगेशन, इट कैन बी डेलीगेट, ऑथोरिटी डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती. अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैन बी पूरी डेलीगेट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तरीके से हम डेलीगेट नहीं कर सकते. अगर वो 2 सब्जेक्ट की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. ठीक है, मैं और किसी और फैकल्टी को अगर मैं दूँ तो वो अलग बात है कि मेरे को वो हेल्प करो आप थोड़ा कि मैं उस सब्जेक्ट को और जल्दी से फटाफट ख़त्म करवा पाऊँ, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही रहेगी कि मुझे ही ख़त्म करवाना है. फिर अकाउंटेबिलिटी, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, और ये तो बिल्कुल डेलीगेट नहीं हो सकती. ठीक है. फिर ओरिजिन, इट अराइज बिकॉज ऑफ द फॉर्मल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये एकदम फॉर्मल पोजीशन की वजह से ऑथोरिटी अराइज होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द रिलेशनशिप, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से होगी. एंड अकाउंटेबिलिटी अराइज बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी की वजह से अकाउंटेबिलिटी अराइज होती है. फिर नेचर किस टाइप का है,
ऑथोरिटी इज़ अ पावर, यहाँ पे ऑथोरिटी एक पावर की तरह है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन की तरह है कि मुझे वो कंप्लीट करनी है। एंड अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी की तरह है, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। फिर फ्लो किस टाइप का जाता है, यहाँ पे ऑथोरिटी का फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये फ्लो अपवर्ड, ये ऊपर की तरह जाएगा, ये भी अपवर्ड की तरह ही जाएगा। ये सिर्फ ऑथोरिटी है वो नीचे की तरफ आती है, डाउनवर्ड है। फिर व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन से हम क्या समझते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द डिस्पर्स ऑफ द ऑथोरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि सभी चीज़ सेंट्रलाइज न करके डिसेंट्रलाइज, थोड़ी बहुत चीज़ों को मैं किसी और को सौंप दूँ, डिसेंट्रलाइज कर दूँ, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज मैं उसको अलग अलग कर दूँ। It refers to systematic effort of delegate to the lowest level all authority except which can be exercised at the central point। मैं वो सभी चीज़ें किसी और को मैं डिसेंट्रलाइज कर दूँ, उन चीज़ को छोड़कर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। It is the distribution of authority throughout the organization। In a decentralization organization, the authority of major decision is vested with the top management। यहाँ पे सभी डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेती है कि किस चीज़ के लिए मुझे डिसेंट्रलाइजेशन करना है। एंड बैलेंस ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड टू द मिडल एंड द लोअर लेवल। तो इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, क्या क्या फ़ायदे हो गए, तो डेवलपिंग इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट, यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है उनको भी प्रॉपर मौका मिलेगा कि वो और अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। फिर डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, मैंने अगर सभी चीज़ें मैं अपने पास ही सीमित रखूँ, सेंट्रलाइजेशन कर दूँ, तो सभी चीज़ें मेरे को रिपोर्टिंग होगी और मैं ही सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रोथ होने का चांस रहेगा सभी जहाँ वो काम करने वाले लोगों का। फिर क्विक मेकिंग डिसीजन मेकिंग होगी, या क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एक बात आ जाती है कि सेंट्रलाइजेशन में सभी चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी अगर न्यू रूल स्टार्ट करना है या कोई न्यू पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए डिसीजन मेरे से ही जाएगा। अगर उस डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूरी तरह से मैं ही रिस्पॉन्सिबल होंगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिसेंट्रलाइजेशन मैंने कर दिया है, तो वो डिपार्टमेंट अपने एंड से वो डिसीजन ले सकता है। फिर रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पे रिलीफ हो जाएगा टॉप मैनेजमेंट के लिए। एंड फैसिलिटेट द ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ का चांस ज़्यादा रहेगा। एंड बेटर कंट्रोल हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटी एट टॉप लेवल इज नॉन एज सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे टॉप लेवल वाले हैं वो अपने तरह सभी चीज़ें अपने एंड से ही रखना चाहते हैं, किसी और को ऑथोरिटी नहीं देना पसंद करते। एंड डिसेंट्रलाइजेशन में सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑथोरिटी का ऑल लेवल पे, इज नॉन एज द डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी यहाँ पे नहीं होती, सभी चीज़ें हैंड ओवर करते हैं, टॉप लेवल वाले लोग ही हैंडल करते हैं। एट डिसेंट्रलाइजेशन में देयर इज अ सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एट ऑल लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पे सूटेबल है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल बात करें हम, तो जब मेरा यूट्यूब चैनल है तो वो एक हमें ऐसा बनाने कि वो छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मैं ही कर रही हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं, एडिटिंग भी मैं, और कंटेंट के लिए भी मैं ही सब पढ़ रही हूँ, या सभी जो ऑर्गेनाइज है करना, पीपीटी बनाना, सब काम मैं ही कर रही हूँ, तो ये एक सेंट्रलाइजेशन में हो जाएगा। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन में ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वर्टिकल फ्लो है और ये होगा फ्री फ्लो। यहाँ पे वर्टिकल से क्या समझते हैं कि यहाँ पे इस तरह से टॉप एंड लोअर लेवल की बात हो रही है। फिर एम्प्लॉय का मोटिवेशन, यहाँ पे डीमोटिवेट फील करेंगे क्योंकि सभी पावर, सभी ऑथोरिटी और टॉप लेवल पे है, उनको कोई स्कोप नहीं मिलेगा। यहाँ पे मोटिवेट फील करेंगे क्योंकि उनके पास स्कोप रहेगा कि और वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन, यहाँ पे लिस्ट चांस है क्योंकि सभी डिसीजन टॉप लेवल वाले ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी क्योंकि टॉप लेवल के लिए वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन में चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा क्योंकि डिसीजन एज मैनी पीपल आर इन्वॉल्व, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, तो वो अपने अपने राय रखेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को अगर अपना पॉइंट नहीं वो एक्सेप्ट हो रहा है, अपना जो आंसर मतलब प्लान है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन देख लेते हैं। तो
डेलीगेशन का मीनिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू सबऑर्डिनेट एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। यहाँ पे हमने डेलीगेशन में हमने सबऑर्डिनेट को वर्क असाइन करा है एंड उसके लिए उनको अथॉरिटी भी दी है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट द लोअर लेवल ऑल द अथॉरिटी एक्सेप्ट विच कैन बी एक्सरसाइज एट द सेंट्रल पॉइंट। सभी चीज़ के लिए हमने उसको लोअर लेवल वाले लोगों को अथॉरिटी दे दी है, एक चीज़ को छोड़ के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पे लेस फ्रीडम है डेलीगेशन में, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल इज एन हैंड ऑफ द सुपीरियर। यहाँ पे कंट्रोल फिर भी सुपीरियर के पास रहेगा डेलीगेशन में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में मोर फ्रीडम है, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट टेक डिसीजन। स्टेटस किस टाइप का होगा, दिस प्रोसेस इज डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, और यहाँ पे डिसीजन ऑफ टॉप लेवल, यहाँ पे रिजल्ट ऑफ पॉलिसी का किस टाइप की होगी डिसेंट्रलाइजेशन में, डिसीजन ऑफ टॉप लेवल की। स्कोप कैसा है, नैरो स्कोप है यहाँ पे, क्योंकि लिमिटेड टू द सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट। यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप की ही बात हुई है कि नैरो कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड टू द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, यहाँ पे लोअर लेवल को भी अपना मौका मिलता है कि वो और अच्छे से एक्टिविटी कर पाए। एम क्या है यहाँ पे, रिड्यूस द वर्कलोड एंड यहाँ पे एनहांस द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट टू इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सिर्फ वर्कलोड रिलीव करने के लिए डेलीगेशन करी जाती है, जबकि यहाँ पे पूरा सबऑर्डिनेट अपना एनहांस करने के लिए कि वो भी अपना ग्रोथ कर पाए, इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन करा जाता है। अथॉरिटी कैसी होती है, द मैक्सिमम अथॉरिटी इज रिटेन टू द टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पे टॉप लेवल है उसके पास ही मैक्सिमम अथॉरिटी रहती है, जबकि यहाँ पे सबके पास अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।